जीएस फॉर ऑल के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास में पुष्यभूति वंश को प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व आपने गुप्तों को देखा, तो गुप्त के बाद भारत में छोटे छोटे राजाओं ने शासन किया। यद्यपि देखा जाए तो गुप्त वंश के पतन के बाद गुप्तों की तरह बड़े साम्राज्य का तो निर्माण नहीं कर पाए, लेकिन गुप्तों के ही जैसे पुष्यभूति वंश ने भारत में एक बार फिर शक्ति की स्थापना की और हुनों को बहुत हद तक पराजित किया। तो आइए गुप्त वंश के बाद भारत के परिदृश्य को जाना जाए। तो देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक जैसा कि आप जानते हैं क्या विष्णुगुप्त हुआ, और स्कंदगुप्त को अंतिम महान गुप्त शासक कहा जा सकता है। इन्हीं के समय हुनों का आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त ने हुन का डटकर मुकाबला किया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु 468 ईस्वी में हुई और 100 वर्षों तक गुप्त वंश छिटपुट रूप से भारत पर शासन करता रहा, लेकिन स्कंदगुप्त जैसे शक्तिशाली शासक नहीं आए। लेकिन अंत में 550 के लमसम में देखा जाए तो विष्णुगुप्त का शासन होता है और यह अंतिम गुप्त शासक माने जाते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। और इस पर देखा जाए तो मगध के इस क्षेत्र पर, या फिर अगर उत्तर भारत के क्षेत्र को देखा जाए, तो गुप्तों के उत्तराधिकारी के रूप में इन 5 शासकों को हम देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं गुप्तों के उत्तराधिकारी को। तो गुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में मगध के गुप्त है, मतलब उत्तर गुप्त शासक है, जो कि मूल गुप्त नहीं है, जो श्रीगुप्त द्वारा स्थापित है। और दूसरे शासक हैं, देखिए मौखरी, ये पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, मतलब यूपी और हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, यानी कन्नौज का क्षेत्र है। अब देखिए आगे चलकर भारतीय इतिहास में गुप्तों के बाद कन्नौज ही प्रधान केंद्र रहेगा। जैसे पहले अब मगध, पाटलिपुत्र या मध्य भारत में विदिशा और उज्जैन का क्षेत्र प्रमुख केंद्र था, अब मौखरी के जो ये कन्नौज का जो क्षेत्र है, इसके लिए ही संघर्ष होगी भारत में। अगला देखिए, तीसरा शासक देखा जाए तो पुष्यभूति का है, जो थानेश्वर के हैं और इनका मूल क्षेत्र हरियाणा है। और ये पुष्यभूति वंश से ही आप हर्षवर्धन को समझिएगा। फिर आगे देखिए, अगले जो क्षेत्र में शासन करने वाले हैं मैत्रक, जो भट्टार के नेतृत्व में इनका शासन हुआ, और यह सौराष्ट्र या गुजरात क्षेत्र में है और इनकी राजधानी वल्लभी है। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय जैन संगति वल्लभी यानी गुजरात में ही हुई थी। और अगला एक शासन हुआ था गौड़ वंश का, जो कि बंगाल पर शासन किया था। तो ये ध्यान में रखना है। तो इसका एक गौड़ वंश के शासक शशांक का नाम आएगा, जिन्होंने बोधि वृक्ष का उन्मूलन कर दिया था, यानी बौद्ध धर्म से इन्हें एक प्रकार से घृणा थी और यह शैव के मतावलंबी थे, इसलिए शशांक का एक बार नाम आएगा। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो उत्तर गुप्त के रूप में, यानी गुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में मगध के गुप्त, कन्नौज की अगर देखा जाए मौखरी वंश, और पुष्यभूति वंश थानेश्वर के, और मैत्रक के मतलब भट्टार के नेतृत्व में सौराष्ट्र या गुजरात क्षेत्र, और गौड़ बंगाल के शासक ये लोग आए थे। अब आइए आप भारत को देखें। तत्कालीन जो भारत था, उस समय का भारत, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से मिला हुआ भारत है, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो पश्चिमी भारत में मैत्रक का था, ये भट्टार के नेतृत्व में, और ये आप देख सकते हैं थानेश्वर, ये पुष्यभूति वंश का क्षेत्र था। पश्चिमी यूपी के मौखरी शासक है यहाँ, और उत्तर गुप्त, और ये बंगाल के गौड़। तो इस भाग पर आप देख सकते हैं। यद्यपि मूल रूप से पुष्यभूति वंश का क्षेत्र आपने देखा क्या, थानेश्वर या हरियाणा था, और इसके संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति थे। और यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में पड़ता है, और इसके प्रभावशाली शासक के प्रभाकर वर्मन माने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति और इसके प्रभावी शासक प्रभाकर वर्धन हैं। तो इसको ध्यान में रखिए। और इन्होंने ही महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। आप वास्तविक संस्थापक के रूप में यदि पूछा जाए पुष्यभूति वंश का, तो वो आएगा प्रभाकर वर्मन का, वर्धन का ही नाम। तो इसको ध्यान में रखिएगा। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है, और वास्तविक संस्थापक के रूप में हम प्रभाकर वर्धन का नाम जानते हैं। और इसका क्षेत्र हरियाणा का थानेश्वर था, जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। इतना हम समझ गए। अब यदि देखा जाए तो प्रभाकर वर्धन ने, उसकी पत्नी यशोमती थी, उसके 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम है राज्यवर्धन और दूसरे का नाम है हर्षवर्धन।
और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम है राजश्री। तो ये ध्यान में रखना है। 2 पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन और बड़े छोटे पुत्र का नाम है हर्षवर्धन, और इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम है राजश्री। और राजश्री जो पुत्री थी उसका विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन से हुआ था। कन्नौज जो यूपी का क्षेत्र है, विवाह हुआ ग्रहवर्मन से। अब ग्रहवर्मन की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्रहवर्मन की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा कर दी गई थी। इसको देखिए, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी एवं राजश्री को बंदी बना लिया था। आगे एक घटना घटती है। पुष्यभूति वंश के राजवर्धन, यानी इसके बड़े भाई राजश्री के बड़े भाई राजवर्धन जो शासक थे उस समय, ने देवगुप्त की हत्या कर दी। लेकिन देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। तो यहाँ पर गौड़ शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। अब कन्नौज का जो क्षेत्र है वह शशांक के अधीन आ गया, मतलब बंगाल के जो शासक के शशांक थे वो कन्नौज के शासक बन गए, यानी यूपी का क्षेत्र अब उनके पास हो गया। देखिए, कन्नौज पर शशांक का अधिकार यानी गौड़ वंश का अधिकार हो गया। और कन्नौज जो मौखरी शासक के ग्रहवर्मन का था वह अब वो समाप्त हो गया। अब थानेश्वर में हर्षवर्धन उसके छोटे भाई थे, ये बचे। तो राजवर्धन की मृत्यु 606 ईस्वी में हो गई। अब हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे, मतलब अकेले अब पुष्यभूति वंश में सिर्फ हर्षवर्धन बचे हैं और हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गए। अब हर्षवर्धन के द्वारा शशांक पर आक्रमण किया गया, मतलब कन्नौज जो क्षेत्र जो उनके बहनोई का था उस पर वो आक्रमण किए और उस क्षेत्र को अपने में वो मिला लिए। अब देखिए क्या अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। हर्ष शिलादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखिए। और इन्होंने परम भट्टारक की उपाधि ग्रहण की और शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया एवं कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई। इस प्रकार से कन्नौज अब थानेश्वर क्षेत्र नहीं रहा पुष्यभूतियों का, बल्कि कन्नौज ही शासन का प्रमुख केंद्र हो गया। इसको आप ध्यान में रखिए। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय विजय हुए थे। और इसी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। तो ये भी ध्यान में रखना है। और जिसका स्रोत है रवि कीर्ति लेखक है इसके ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। और ये पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंशीय शासक हैं और ये कर्नाटक के क्षेत्र के कर्नाटक के बीजापुर में वादामी की जो चालुक्य आप पढ़िएगा उसके अंतर्गत पुलकेशिन द्वितीय का नाम आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगला, चीनी यात्री ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए और ये देखिए 629 में चीन से चले थे और 645 से तक ये भारत में रहे, यानी 629 से 645 ईस्वी तक ये भारत में रहे, यानी 15 वर्ष तक इनका भारत में प्रवास रहा। और इन्होंने सियुकी नामक एक ग्रंथ लिखा है जिसमें इन्होंने हर्षवर्धन के समय का विवरण दिया है और इसके साथ ही इसमें 138 देशों का भी विवरण है। और नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित था और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, वहां ह्वेन-सांग ने अध्ययन किया था और उस समय के कुलपति शीलभद्र थे। जैसा कि आप भारत के विदेशी यात्रियों के स्रोत जब पढ़ रहे थे उसमें भी दिया गया, अगर जो नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देखें उसको। दूत यानी 641 ईस्वी में हर्ष ने अपने दूत चीन भेजे और 643 से 645 ईस्वी तक चीनी दूत हर्ष के दरबार में रहे। मतलब चीन के साथ हर्ष ने अच्छा विदेश संबंध स्थापित किया था जिसमें व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई थी। आगे देखिए, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। तो ये भी आप फैक्ट ध्यान में रखिए। अब हर्ष के धर्म को देखा जाए तो हर्ष यद्यपि प्रारंभ में शैव मतावलंबी था और यह सूर्य का उपासक था, बाद में ह्वेन-सांग से प्रभावित होकर इसने महायान धर्म की शाखा को अपनाया, यानी बौद्धिस्ट बन गया यह। तो यहाँ पे देखिए हर्ष शैव मतावलंबी था, सूर्य की का भी उपासक था, लेकिन ह्वेन-सांग से मिलने के बाद वह बौद्ध मत से प्रभावित होकर महायान शाखा का अनुयायी हो गया।
अब देखिए बौद्ध को राजाश्रय प्रदान किया, यानी बौद्ध धर्म अब राजकीय धर्म हो गई यहाँ। और हर्ष के समय नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रमुख शिक्षा केंद्र बन गया। तो आप ध्यान में रखिएगा, हर्ष बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए काफी प्रोत्साहन दिया। जैसे आप देख सकते हैं क्या, इसने हर एक 5वें वर्ष में प्रयागराज में यानी प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया, जहां बहुत से बौद्ध विद्वान एक साथ मिलते थे और जिसमें ह्वेनसांग कहता है कि वह स्वयं छठे मोक्ष परिषद में भी शामिल हुआ था। इतना तथ्य ध्यान में रखिए आप। हर्ष के समय के साहित्य को देखा जाए तो हर्ष के समय के साहित्य के लिए आप दो नाम याद रखिए। एक तो स्वयं हर्ष जो कि एक विद्वान व्यक्ति थे और दूसरा वान भट्ट का नाम। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। वान भट्ट ने हर्ष के दरबारी कवि थे और इनकी रचना थी हर्षचरित एवं कादम्बरी। तो ध्यान में रखिएगा, हर्षचरित और कादम्बरी। वान भट्ट की गुरु का नाम भड़चू था, एक तथ्य है, ये भी ध्यान रखिए। और हर्ष जो स्वयं विद्वान थे उन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक पुस्तक लिखी थी। अब इसके बारे में कहा जाता है कि धावक एक कवि थे जो हर्ष से पुरस्कार लेकर उनके नाम ये तीनों संस्कृत नाटक कर दिए। तो ध्यान में रखिएगा, ये 3 संस्कृत नाटक के मूल लेखक जो माने जाते हैं वो धावक को कहा जाता है। लेकिन यहाँ अनुश्रुति के अनुसार है, अगर प्रश्न आए और उत्तर धावक का भी रहे तो धावक ना देके हर्ष ही देंगे हम, क्योंकि हर्ष के द्वारा ही प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद लिखा गया था। और हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है, कि कहने को तो कहा जाता है, लेकिन कई प्रश्न भी पूछे हुए हैं। तो एक्चुअली यह विवादित तथ्य है, क्योंकि हर्ष ना ही संपूर्ण भारत का शासक था और ना ही हर्ष एक कट्टर हिंदू शासक था, बल्कि वह तो एक बौद्ध और धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में उसकी मान्यता थी। तो ध्यान में रखिए। और हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत की उपाधि धारण करते थे, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं इसको। अब देखिए क्या प्रशासनिक शब्दावली को देखा जाए, सैन्य शब्दावली को देखा जाए और पुलिस शब्दावली को देखा जाए। हर्ष का जो प्रशासन देखा जाए तो वो बहुत हद तक गुप्तों और मौर्य की प्रशासनिक शब्दावली से मेल खाता है। तो जैसे देखिए, मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था, तो अमात्य आप मौर्य काल में भी देखे थे। और प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और उसके अध्यक्ष या प्रधान को राजस्थानीय या उपरी या राष्ट्रीय कहा जाता था। और पहली बार देखा जाए तो प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द हर्ष के ही काल में देखने को मिलता है। और देखिए, प्रांत जो है वो अनेक जिला में विभक्त था, जिसको विषय कहते थे, और इसके प्रधान को विषयपति कहा जाता था, जैसा कि आप गुप्त वंश में भी देखें ऐसा ही था। और ब्लॉक यानी जिला कई ब्लॉक में या तहसील में बटा होता था, जिसे पाठक कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, पाठक। और उसकी सबसे छोटी का एक ग्राम थी, जिसके प्रधान को ग्रामाक्ष पाटलिक कहा जाता था। तो ग्रामाक्ष पाटलिक जो हो गया, ग्राम के प्रधान को कहा जाता था, ये गांव के मुखिया को। अब देखिए, कुछ प्रशासनिक शब्दावली को आपने देखा। अब देखिए, पुलिस प्रशासन में वही जैसे गुप्तों के समय पुलिस कर्मी को चाट या भाट कहा जाता था और अधिकारी को दंडपासिक या दांडिक कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सेना के जो अधिकारी थे उसमें अश्व सेना के अधिकारी जो थे वृद्धेश्वर कहलाते थे, और पैदल सेना के अधिकारी बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहलाते थे। और हर्ष के समय में कृषि यंत्र यानी अगर देखा जाए तो जल पंप को तुला यंत्र के रूप में जानते थे, जो कृषि के प्रमुख साधनों में एक था। और हर्ष के समय मथुरा जो था सूती वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। तो इस प्रकार आपने हर्षकालीन इतिहास को जाना। इससे काफी प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।